हेलो बच्चों, मेरा नाम ऋतुराज है और आज जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है वेरिएबल मास सिस्टम। ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और इससे हम आराम से धीरे धीरे समझेंगे। ये देखिए, एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसका कि मास कांस्टेंट होता है, उसके लिए हम लिख सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ दैट सिस्टम। अगर मान लीजिए सिस्टम का मास कांस्टेंट नहीं है तो क्या ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं? आंसर है नहीं। ऐसा क्यों, हम देखते हैं। देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जनरल स्टेटमेंट है नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम, यानी कि डी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम। और सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो हम क्या लिख सकते हैं? m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी। तो यानी कि ये हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम। अगर मान लीजिए किसी सिस्टम का मास कांस्टेंट है तो फिर dm बाई डी टी जीरो हो जाएगी। तो इस केस में ये इक्वेशन इसके ही बराबर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि सिस्टम का मास कांस्टेंट नहीं है तो dm बाई डी टी जो है ये जीरो नहीं होगी। तो इस केस में जो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो dm बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास के कारण भी आएगा। तो अगर मान लीजिए सिस्टम की मास कांस्टेंट नहीं है यानी कि सिस्टम का मास वेरिएबल है तो वैसे सिस्टम के लिए ये इक्वेशन हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि dm बाई डी टी के कारण भी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास के कारण भी एक एक्सटर्नल फोर्स का जन्म होगा। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं वेरिएबल मास सिस्टम का। ये मान लीजिए एक ट्रॉली है, इसकी इनिशियल स्पीड v नॉट है राइट डायरेक्शन में और इस ट्रॉली का इनिशियल मास m नॉट है। अब मान लीजिए ये एक फिक्स्ड हॉपर है। हॉपर क्या होता है? ऐसा कंटेनर जो कि सैंड पार्टिकल्स को कंटेन करे और इस हॉपर में ये सैंड पार्टिकल्स रखे हुए हैं और ये सैंड पार्टिकल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे इस ट्रॉली पर गिर रही है। तो अगर मान लीजिए हम ट्रॉली को सिस्टम माने तो हमारे सिस्टम का मास इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि ट्रॉली पर धीरे धीरे सैंड पार्टिकल्स गिरते जाएंगे। तो ये हो गया एक वेरिएबल मास सिस्टम। अब देखिए वेरिएबल मास सिस्टम को हम कैसे एनालाइज करते हैं। मान लीजिए कि dm बाई डी टी यानी कि सैंड पार्टिकल्स की गिरने की रेट म्यू kg पर सेकेंड है। हम ये मानते हैं कि एनी सैंड पार्टिकल दैट फॉल्स ऑन द ट्रॉली विल स्टिक टू द ट्रॉली, यानी कि कोई भी सैंड पार्टिकल जो कि यहां से ट्रॉली पर गिरेगा वो ट्रॉली से ही चिपक जाएगा। तो इस एजम्पशन के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी सैंड पार्टिकल जो ट्रॉली पर गिरेगा, अगर मान लीजिए वो ट्रॉली से ही चिपक जाएगा तो उसकी स्पीड भी ट्रॉली के ही स्पीड के बराबर हो जाएगी। तो इस एजम्पशन के साथ हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, थोड़े समय के बाद यानी कि टाइम t के बाद ये जो सिचुएशन थी ये हम मानते हैं t इक्वल टू 0 की सिचुएशन थी। अब टाइम t पर मान लीजिए कि ट्रॉली की स्पीड v हो गई, यानी कि हमारी सिस्टम की स्पीड v हो गई और सिस्टम का मास क्या हो गया? सिस्टम का मास हो गया m नॉट प्लस म्यू टी। अब dt समय के बाद, dt टाइम के बाद मान लीजिए ट्रॉली की यानी कि हमारे सिस्टम की स्पीड v प्लस dv हो गई, यानी कि dt टाइम में ट्रॉली की स्पीड v से v प्लस dv हो गई। तो ये जो हमारा सिस्टम है इसे हम अलग से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा सिस्टम। अब देखिए हमारे सिस्टम का मास कितना है? हमारे सिस्टम का मास है m नॉट प्लस म्यू टी। अब मान लीजिए हम एक
डीएम मास ऑफ, ये एक डीएम मास ऑफ सैंड पार्टिकल है, अभी ये एयर में है, ये एक डीएम मास ऑफ सैंड पार्टिकल है, ये अभी एयर में है, लेकिन वेरी इनफाइनाइटेसिमल टाइम में ये ट्रॉली से चिपक जाएगी, यानी कि इसकी स्पीड ट्रॉली के ही स्पीड के बराबर हो जाएगी। तो ये एक डीएम मास ऑफ सैंड पार्टिकल है, ये अभी एयर में है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये ट्रॉली से चिपक जाएगी और इसकी स्पीड ट्रॉली के ही स्पीड के बराबर हो जाएगी। तो हम इस डीएम मास, ये जो डीएम मास है, इस पर फोकस करते हैं। अब देखिए, इस डीएम मास, ये जो डीएम मास है, इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 0 0, क्योंकि ये जो सैंड पार्टिकल है ये तो वर्टिकली गिर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी लीनियर मोमेंटम 0 हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है। और इसका फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास यानी कि डीएम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। अब देखिए, जैसे ही ये डीएम मास ट्रॉली से चिपकेगी, तो इस डीएम मास ऑफ सैंड पार्टिकल की स्पीड भी v प्लस dv यानी कि ट्रॉली के ही स्पीड के बराबर हो जाएगी, और ट्रॉली की स्पीड कितनी है? v प्लस dv। तो डीएम मास जैसे ही ट्रॉली से चिपकेगा तो उसकी स्पीड ट्रॉली के ही स्पीड के बराबर हो जाएगी। तो इसका फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना आ गया? डीएम मल्टीप्लाइड बाय v प्लस dv। और ये स्पीड किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में है, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम राइट डायरेक्शन में आ गया। तो ये जो डीएम मास है, ये जो डीएम मास है, इसका लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये देखिए चेंज हो गया। पहले लीनियर मोमेंटम इसकी 0 थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम राइट डायरेक्शन में इतनी आ गई। यानी कि इस डीएम मास पर, ये जो डीएम मास ऑफ सैंड पार्टिकल है, इस पे कोई ना कोई एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा, जिसके कारण कि इस डीएम मास की लीनियर मोमेंटम चेंज हो गई। और वो फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स ऑन डीएम मास इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम इस डीएम मास पर निकलने वाली, इस डीएम मास पर लगने वाली फोर्स को निकाल सकते हैं। अब देखिए, फाइनल लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में। और इनिशियल कितनी है? इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो 0 है, यानी कि डीएम मास पर जो फोर्स आएगी वो फाइनल लीनियर मोमेंटम यानी कि राइट डायरेक्शन में आएगी। अब इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है? डीएम मल्टीप्लाइड बाय v प्लस dv माइनस 0 डिवाइडेड बाय dt। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स ऑन डीएम मास इज इक्वल टू डीएम यानी कि v dm बाई dt प्लस डीएम मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dt प्लस डीएम मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dt। अब ये देखिए, डीएम तो एक छोटी क्वांटिटी है और dv भी एक छोटी क्वांटिटी है, उन दोनों का प्रोडक्ट बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो इसे हम ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं। यानी कि ये जो डीएम मास ऑफ सैंड पार्टिकल है, उस पर एक फोर्स लग रही है v dm बाई dt के बराबर, और इसकी डायरेक्शन क्या है? इस फोर्स की डायरेक्शन है राइटवर्ड। अब अगर मान लीजिए इस डीएम मास पर एक फोर्स लग रहा है, तो प्रश्न ये उठता है कि ये फोर्स लगा कौन रहा है? तो ये सारे जो सैंड पार्टिकल्स है, जैसे ही डीएम मास इस ट्रॉली से चिपकेगी, तो ये सारे सैंड पार्टिकल्स जो है वो इस डीएम मास पर एक राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये डीएम मास तो चुप बैठेगा नहीं, तो ये भी एक रिएक्शन फोर्स इन सैंड पार्टिकल्स पर यानी कि ट्रॉली पर लगाएगा, और उस रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा v dm बाई dt, लेकिन उसका डायरेक्शन हो जाएगा
लेफ्टवर्ड, यानी कि ट्रॉली पर रिएक्शन फोर्स आ जाएगी v dm बाई dt के बराबर। यहां पे v क्या है? v है स्पीड ऑफ ट्रॉली एट दिस इंस्टेंट, और dm बाई dt क्या है? ये है रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ सैंड पार्टिकल्स। यानी हमने क्या सीखा कि फोर्स ऑन डीएम मास इज एक्सर्टेड बाय सैंड पार्टिकल्स विच इज ऑन ट्रॉली। तो ये सारे जो सैंड पार्टिकल्स हैं यही इन डीएम मास पर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स किधर आ रहा है? राइट डायरेक्शन में। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी है? v dm बाई dt। ये फोर्स लग रहा है डीएम मास पर, और लगा कौन रहा है? बाय सैंड पार्टिकल्स विच इज ऑन ट्रॉली। तो a reaction force will be exerted on sand particles hence trolley by dm mass। तो ये dm mass इस ट्रॉली पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, और इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी v dm बाई dt। यानी कि इस ट्रॉली पर एक ही फोर्स लगेगी, रिएक्शन फोर्स v dm बाई dt। तो यहां हमने क्या देखा? कि ये जो हमारा सिस्टम है इसकी मास इंक्रीज करते जा रही है। तो इस मास इंक्रीज के कारण इस सिस्टम पर एक रिएक्शन फोर्स आ गया जिसका की वैल्यू है v dm बाई dt। ये आ गया हमारे सिस्टम पर रिएक्शन फोर्स। अब अगर मान लीजिए ये जो हमारा सिस्टम है, मान लीजिए ये उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चल रही है जिसमें कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे सिस्टम पर एक ही फोर्स लग रहा है। ये सिंगल फोर्स है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर मान लीजिए dt टाइम इंटरवल के लिए हम इस सिस्टम पर ये इक्वेशन लगाना चाहें, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, तो ये हम लगा सकते हैं, क्योंकि dt इंटरवल टाइम के लिए इस सिस्टम का मास तो कांस्टेंट ही मान सकते हैं हम, क्योंकि dt टाइम इंटरवल के लिए इस सिस्टम का मास ऑलमोस्ट हम m नॉट प्लस म्यू टी ही मान सकते हैं, क्योंकि dt टाइम बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है जिसमें कि इस मास में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन को अगर हम निगेटिव मानते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन को क्या मानते हैं? निगेटिव, तो हम क्या लिख सकते हैं? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ये रिएक्शन फोर्स यानी कि माइनस v dm बाई dt। माइनस साइन हमने क्यों लिया? क्योंकि हम लेफ्ट को निगेटिव मान रहे हैं और राइट को पॉजिटिव मान रहे हैं। इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन यानी कि dv बाई dt। यहां पे मास क्या है? टाइम का फंक्शन है। अब देखिए यहां से dt तो कैंसिल हो गया, यानी कि dm बाई m इज इक्वल टू माइनस dv बाई v। और इसे अगर आप इंटीग्रेट कीजिए, मान लीजिए इनिशियली मास कितनी थी? m नॉट, इस समय पर स्पीड थी v नॉट, और मान लीजिए थोड़े समय के बाद यानी कि टाइम t पर मास हो गई m और स्पीड हो गई v। तो इसे हम लिख सकते हैं ln m अपॉन m नॉट इज इक्वल टू ln v नॉट अपॉन v। तो यानी कि हम ये क्या लिख सकते हैं यहां से? mv इज इक्वल टू m नॉट v नॉट, यानी कि वेलोसिटी क्या आ गया? m नॉट v नॉट बाई स्मॉल m। यानी कि ये देखिए यहां पे स्मॉल m जो है ये क्या टाइम का फंक्शन है, तो यानी कि ट्रॉली की स्पीड यानी कि हमारे सिस्टम का स्पीड भी टाइम के फंक्शन के रूप में आ गया। तो इस तरह से हम वेरिएबल मास सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो गया, क्योंकि हम एक डीएम मास लेंगे, उस पर फोर्स निकालेंगे, फिर एक रिएक्शन फोर्स वो डीएम मास लगाएगी सिस्टम पर। तो क्यों ना क्यों हम एक शॉर्टकट सीखे जिससे कि हम वो शॉर्टकट इक्वेशन हम किसी भी वेरिएबल मास सिस्टम पर लगा सके। तो हम एक ऐसा शॉर्टकट सीखते हैं
जिसके द्वारा हम किसी भी वेरिएबल मास सिस्टम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, चूज आवर सिस्टम, यह है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है फ्रॉम आवर चूजन सिस्टम मेजर वी रिलेटिव ऑफ एडेड और एक्सपेल्ड मास। अब एडेड और एक्सपेल्ड मास क्या है, अगर मान लीजिए सिस्टम की मास इंक्रीज हो रही है, यानी कि सिस्टम में मास ऐड हो रहा है, तो हमें उस एडेड मास की रिलेटिव वेलोसिटी सिस्टम के रिस्पेक्ट में लेनी है। अगर मान लीजिए सिस्टम की मास डिक्रीज हो रही है, यानी कि सिस्टम से मास निकल रहा है, यानी कि मास एक्सपेल हो रहा है, तो हमें उस एक्सपेल्ड मास की रिलेटिव वेलोसिटी सिस्टम के रिस्पेक्ट में लेनी है। तो अगर हमने ये v रिलेटिव ले लिया तो हमें रिएक्शन फोर्स हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। रिएक्शन फोर्स आ गया v रिलेटिव क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एडेड और एक्सपेल्ड मास। अब मान लीजिए dm by dt पॉजिटिव है, यानी कि अगर मान लीजिए सिस्टम का मास इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में रिएक्शन फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में आएगी। अगर मान लीजिए dm by dt निगेटिव है, जैसे कि सिस्टम की मास डिक्रीज हो रही है, तो इस केस में रिएक्शन फोर्स जो आएगा वो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो हम दो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में सिस्टम की मास इंक्रीज हो रही होगी, यानी कि सिस्टम में मास ऐड हो रहा होगा, और सेकेंड एग्जांपल में सिस्टम की मास डिक्रीज हो रही होगी, यानी कि सिस्टम से मास एक्सपेल हो रहा होगा, यानी कि निकल रहा होगा। तो ये देखिए, ये जो एग्जांपल हमने लिया था इसमें सिस्टम की मास इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि सैंड पार्टिकल्स ट्रॉली पर गिर रहे थे और हमने सिस्टम ट्रॉली को माना था जिसकी की मास इंक्रीज हो रही थी। तो ये t इक्वल टू 0 की सिचुएशन थी, और टाइम t पर ये सिचुएशन आ गया, यानी कि टाइम t पर मान लीजिए ट्रॉली की हमारे सिस्टम की स्पीड v हो गई, और हमने देखा था कि इसकी मास हो गई थी m0 प्लस म्यू टी। ये देखिए, ये सारा हमने ऑलरेडी पहले एग्जांपल में देख चुके हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस सिस्टम पर हम रिएक्शन फोर्स लिखना चाहें डायरेक्ट फार्मूला के एप्लीकेशन से, तो हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले इस सिस्टम को हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, रिएक्शन फोर्स क्या होता है, v रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय dm बाय dt, और v रिलेटिव क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एडेड मास विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम। अब देखिए, ये dm मास जो कि ऐड हो रहा है, यही dm मास तो हमारे सिस्टम पर ऐड हो रहा है, यही dm मास ऐड हो रहा है हमारे सिस्टम पर, यह है हमारा सिस्टम। तो देखिए, ये dm मास अगर ऐड होगा और ये जो हमारा सिस्टम है इसकी वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में है v के बराबर, तो इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में, हमारे सिस्टम के रिस्पेक्ट में इस dm मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में v। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए एक बस जो कि v स्पीड से मूव कर रही है, इस बस से हम एक स्टेशनरी आदमी को देखें तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में v के स्पीड से मूव करती दिखाई देगी, यानी कि ये जो बस है जो कि v के स्पीड से मूव कर रही है, इस बस के रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी आदमी, ये जो आदमी रुका हुआ है, ये v के रफ्तार से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती दिखाई देगी। यानी कि सिमिलर सिचुएशन तो यहां भी है। तो ये अगर ट्रॉली v के स्पीड से मूव कर रही है, तो इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमारे सिस्टम के रिस्पेक्ट में, ये dm मास v के स्पीड से लेफ्टवर्ड मूव करता दिखाई देगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू हो गई v, ये हो गया dm बाई dt। अब हमने देखा था कि अगर मान लीजिए dm बाई dt पॉजिटिव हो, यानी कि सिस्टम की मास अगर इंक्रीज कर रही हो, तो इस केस में रिएक्शन फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में आएगी। और रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, ये देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है। यानी कि ये जो हमारा सिस्टम है, उस पर एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में,
जिसकी की मैग्नीट्यूड v मल्टीप्लाइड बाई dm बाई dt के बराबर हो जाएगी। ये है हमारा रिएक्शन फोर्स ऑन सिस्टम। अब देखिए इस रिएक्शन फोर्स का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि हमारा सिस्टम जो है एक वेरिएबल मास सिस्टम है, उसकी मास धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रही है, जिसके कारण की एक रिएक्शन फोर्स का जन्म हुआ। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि सिस्टम की मास डिक्रीज कर रही है। ये देखिए ये एक रॉकेट है, एक रॉकेट है। देखिए रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है कि रॉकेट प्लस फ्यूल, ये हो गया हमारा सिस्टम। इसके अंदर ये रॉकेट है जिसके के अंदर कुछ फ्यूल है, और रॉकेट जो है इस फ्यूल को तेजी से बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्चार्ज करता है। यानी कि हमारा सिस्टम जो है, ये सिस्टम, इसकी मास कम हुई, यानी कि सिस्टम का मास डिक्रीज करते जा रहा है, जिसके कारण कि एक रिएक्शन फोर्स का जन्म होगा। अब मान लीजिए हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो एग्जॉस्ट, देखिए रॉकेट प्रोपल्शन में होता क्या है, ये जो फ्यूल है ये फ्यूल धीरे धीरे बर्न होके बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्चार्ज होती है। मान लीजिए ये जो फ्यूल डिस्चार्ज हो रहा है वो u मीटर पर सेकेंड इस रफ्तार से विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, यानी रॉकेट के रिस्पेक्ट में, ये है विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, यानी कि रॉकेट के रिस्पेक्ट में ये जो फ्यूल बर्न होकर डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि एग्जॉस्ट गैसेस जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उनका रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस रॉकेट u मीटर पर सेकेंड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन फोर्स क्या होता है? रिएक्शन फोर्स होता है v रिलेटिव, यानी कि v रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई dm बाई dt, यानी कि ये कितना हो जाएगा u मल्टीप्लाइड बाई dm बाई dt। और यहां देखिए dm बाई dt, ये जो dm बाई dt है वो क्या है? ये dm बाई dt ये नेगेटिव है, ये dm बाई dt ये नेगेटिव है, यानी कि रिएक्शन फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। और रॉकेट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एक्सपेल्ड मास क्या है? डाउनवर्ड, ये u डाउनवर्ड है, यानी कि रिएक्शन फोर्स किधर आएगी? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, जिसकी वैल्यू की u dm बाई dt के बराबर होगी। और यही जो फोर्स है वो रॉकेट को ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए हम ये मानते हैं कि गैस इजेक्शन रेट जो है, ये जो रॉकेट से ये जो फ्यूल बर्न होके जो गैस इजेक्ट हो रही है वो म्यू kg पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट u मीटर पर सेकेंड है, यानी कि u मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से गैसेज डिस्चार्ज हो रही है, और ये u मीटर सेकेंड पर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। और मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल m0 है, ये t इक्वल टू 0 पर है, यानी इनिशियली मास m0 है। अब देखिए अगर मान लीजिए हमें क्या लिखना है? राइट एन इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द रॉकेट विथ इट्स रिमेनिंग फ्यूल। अब देखिए मान लीजिए थोड़े समय के बाद रॉकेट और फ्यूल की मास m हो गई, ये जो है रॉकेट और फ्यूल की मास m हो गई, पहले m0 थी और वो मास घट के m हो गई। गैस इजेक्शन रेट और वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये दोनों तो कांस्टेंट है। अब देखिए इस रॉकेट पर रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा? v रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई dm बाई dt, और v रिलेटिव क्या है? u मल्टीप्लाइड बाई dm बाई dt। और रिलेटिव वेलोसिटी ये जो है ये इस डायरेक्शन में है, क्योंकि रॉकेट की ये जो रॉकेट है इसके रिस्पेक्ट में जो गैसेज डिस्चार्ज करेंगे वो इसी डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही डिस्चार्ज करेगा। तो उसकी स्पीड कितनी है?
u मीटर पर सेकेंड। अब रिएक्शन फोर्स अगर देखिए यहां पर देखिए dm/dt निगेटिव है क्योंकि सिस्टम की मास डिक्रीज हो रही है, और ये vr क्या होता है, v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एक्सपेल्ड गैस विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, यही तो हो गया वेलोसिटी ऑफ एक्सपेल्ड मास विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम। यानी कि रिएक्शन फोर्स आ गया dm ये जो रिएक्शन फोर्स आ गया ये रिलेटिव वेलोसिटी के, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आ गया, और रिएक्शन फोर्स आ गया u मल्टीप्लाइड बाई dm/dt वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और यही जो अपवर्ड फोर्स है वो रॉकेट को ऊपर की ओर ले जाएगी। अब अगर मान लीजिए आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, इसे अगर आप पॉजिटिव एज्यूम करते हैं तो यहां हमें एक निगेटिव टर्म लेना होगा। क्यों लेना होगा निगेटिव? क्योंकि dm/dt ऑलरेडी निगेटिव है, तो ये निगेटिव, ये जो निगेटिव है ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके रिएक्शन फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव बना देगा। तो देखिए अगर हम इस इंस्टेंट पे जिसमें कि रॉकेट की मास m है, रॉकेट की मास m है, ये मास क्या है m0 से डिक्रीज होके m हो गई है, इस इंस्टेंट पर हम इस रॉकेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पे कौन कौन सी फोर्स लगेगी? एक ग्रेविटी फोर्स mg और एक रिएक्शन फोर्स, ये कितनी आएगी -u dm/dt। तो यानी कि रॉकेट पर कौन कौन सा फोर्स लग गया? एक mg, ये हो गया ग्रेविटी फोर्स, और -u dm/dt ये हो गया रिएक्शन फोर्स। तो अगर मान लीजिए इस छोटे से इंटरवल पर, इस छोटे से टाइम इंटरवल dt में जिसमें कि रॉकेट की मास m है, तो इस dt टाइम इंटरवल पर हम इस रॉकेट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन, ये हम लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप रॉकेट पर ये इक्वेशन लिखिए और हम वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? -u dm/dt -mg इज इक्वल टू m dv/dt। अब इसको आप फर्दर लिख सकते हैं -u dm/m -g dt इज इक्वल टू dv। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट कीजिए तो u क्या है? u तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट है जो कि कांस्टेंट है, तो उसे हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर ला सकते हैं। ये यहां और ये इंटीग्रेट किया। मान लीजिए समय शून्य पर यानी कि t = 0 पर रॉकेट की स्पीड 0 थी और इसका मास m0 था। टाइम t = t पर रॉकेट और फ्यूल की मास m हो गई और स्पीड v हो गई। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं u ln m0 अपॉन m माइनस gt इज इक्वल टू v। तो ये आ गया हमारा रॉकेट की वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये देखिए यहां पे m जो है वो समय के साथ घटती जा रही है, यानी समय के साथ ये v इंक्रीज होते जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल मास को डील कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमने ऐसा एग्जांपल लिया था जिसमें कि सिस्टम की मास इंक्रीज हो रही है, और ये जो रॉकेट प्रोपल्शन वाला एग्जांपल है इसमें सिस्टम की मास डिक्रीज हो रही है। तो हम कोई भी वेरिएबल मास सिस्टम को आसानी से डील कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।